बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरे और हमेशा की तरह आज भी कोशिश कि इस प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसी बात हो कि आपकी ज़िंदगियों में आसानी लाई जा सके। पहले भी मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं और उसके बाद आप लोगों का फ़ीडबैक हमें मिला और फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं, और मज़ीद ज़रूरत है कि ये जो एक मुश्किल है, ये जो एक परेशानी है, इसके हवाले से और मज़ीद लोगों को बुलाया जाए और आपके इस इशू पर बात की जाए। इनफर्टिलिटी, जिसे बे औलादी कहा जाता है, और ये एक बड़ा अहम इस वक्त मसला है हमारी सोसाइटी का। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारी जगहों पे लाइफस्टाइल की बात की जाती है, बहुत सारी जगहों पर ये इससे बड़ी और सच्चाई कोई नहीं है कि रब ताला जिसे चाहता है औलाद से नवाजता है, जिसे चाहता है नहीं देता। तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि रास्ते तलाश करो, कोशिश करो, इलाज करवाओ। दुआ और दवा दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। तो क्या क्या रास्ते हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं इस हवाले से, और क्या इश्यूज़ होते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इन पर इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें बारहा आपने मेरे शो पर भी देखा है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सहर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग। And we have with us ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के सीईओ हैं डॉक्टर सैयद सजाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम करते हैं एंड गुड मॉर्निंग। एंड हमारे साथ मौजूद हैं एक ट्रस्ट है जिसका नाम है एंजल ट्रस्ट, और ये बे औलाद जोड़ों की माली मामनत और मुफ्त इलाज करते हैं। इनकी जो ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं वो हैं हमारे साथ रज़िया सजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रज़िया जी? आपको भी वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। अच्छा जी, आप लोग जो काम करें बड़ा खूब है, लेकिन इस काम तक की नौबत क्यों पहुंचती है यहाँ तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। सो मेन अगर मैं आपसे फैक्टर्स पूछूं, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या बे औलादी जो है इतना ज़्यादा हर आपको ख़बर मिलती है कि जी बहुत ज़्यादा लोगों में ये प्रॉब्लम्स हो रहा है? सना एक्चुअली बे औलादी का को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली 1/3 तो मेल फैक्टर होता है, 1/3 में फीमेल फैक्टर होता है, और 1/3 इज़ इडियोपैथिक, लाइक कोई भी वजह नहीं हो जिसमें हम यूजुअली IVF पे जा रहे होते हैं। सो अगर हम फीमेल फैक्टर्स में देखें तो वो ओव्यूलेशन रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल ना हो, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर कुछ ट्यूबल प्रॉब्लम्स आते हैं जो जिसको आम ज़बान में कहा जाए तो जो ट्यूब होते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फाइब्रॉइड रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है या ओवरीज में इंडोमेट्रोसिस हैं। सो ये सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी की वजह बनते हैं। फिर एक फ़ीमेल की एज फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट होता है, और फिर इसी तरह मेल फैक्टर, जैसे मैंने कहा कि कुछ मेल फैक्टर्स भी होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, कोई और मेडिकल डिसऑर्डर, ये सब भी वजह मिल सकती हैं। और ज़्यादा मोटापा या बहुत कम वज़न होना, ये क्योंकि हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं तो कुछ चीज़ें मुझे इस हवाले से याद रही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है ये जो इनफर्टिलिटी है, इसमें लाइफस्टाइल और बाकी बहुत सारी चीज़ें, क्या मेन फैक्टर्स आपको नज़र आते हैं? देखिए, जनरली जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा है कि बुनियादी तौर पर जो बड़ा फैक्टर पाकिस्तान के अंदर जो सामने आता है, वो जो हम देखते हैं मेल फैक्टर काफ़ी डोमिनेंट होता है यहाँ पे पाकिस्तान की सोसाइटी में, क्योंकि ब्रेड अर्नर वो है और पैसा खर्च करने का भी उसके पास अख्तियार होता है। फीमेल इतनी एम्पावर्ड नहीं है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम बुनियादी तौर पर जो फीमेल है उसका एक बेसिक अर्ज है, शी विल नॉट फील कंप्लीट, वो मुकम्मल नहीं महसूस कर सकती जब तक वो बच्चे को जन्म ना दे। उसकी कंपोजिशन इस तरह से है, ये उसका एक इनहेरेंट राइट है। तो वो उसके लिए बहुत बेचैन और स्ट्रगल करती है, और बास कपल्स को हम देखते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ये चीज़ पॉपुलर भी हो रही है। तकरीबन 15% के करीब ऐसे कपल्स होते हैं हर इंटरनेशनली जो पहले साल शादी के कंसीव नहीं कर पाते। अब उसके अंदर से बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर से हम देखते हैं कि 5% अगले 2-3 साल में कंसीव कर लेते हैं। उनके कोई मेजर इश्यूज ऐसे नहीं होते जिसकी वजह से वो ना कर सके। मतलब है कि
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली भी जिस तरह से जिक्र किया। अब रज़ी साहबा, आप क्या सब, क्योंकि एक अरसे से आप लोग भी इस हवाले से काम कर रहे हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? मैं तो ट्रस्ट का काम करती हूँ। तो 2007 में हमने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम हमने रखा एंजल ट्रस्ट, इसलिए कि मेरे हस्बैंड है मेरे, तो मैं साथ अक्सर चली जाती थी वहाँ पे अपने ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में। तो मैं बैठ के देखती थी कि कोई ड्राइवर आ रहा है, कोई माली आ रहा है, कोई कुक आ रहा है, और जाहिर है कि ये दवाइयाँ सारी बाहर से आती हैं और बहुत ही इनकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो वो लोग फिर ये टेस्ट वगैरह इनिशियल करा लेते थे अपने, और वो फिर जब उन्हें बताया जाता था कि इतने का ये टेस्ट है, तो वो लोग फिर जाहिर है कि नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो फिर बड़ा दुख होता था उन्हें, कई तो वो रोते हुए चले जाते थे बेचारे। तो फिर हमने, मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, हमने बैठ के घर में ही अपने एक मीटिंग की, सब किया कि हम कैसे करें कि ये लोग जो हैं ये भी इनका भी इलाज होना चाहिए। सही। ये नहीं कि अगर इन लोगों के पास अफोर्ड नहीं कर सकते तो इनके घर में आंगन में बच्चा ना खेले। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि एक ट्रस्ट बना लें। तो वो हमने एक ट्रस्ट बनाया। उसमें ये है कि एक 1 मंथ में हमारे यहाँ तकरीबन 10 to 15 पेशेंट ऐसे आ जाते हैं कि जो नीडी पीपल होते हैं। ओके। तो उनको ये है कि फिर डॉक्टर्स की मीटिंग होती है और हम सब बैठते हैं, उनमें से कम 4 या 5 को तो हम अपने उसमें ट्रीटमेंट में डाल देते हैं। लेकिन उन लोगों को भी कहते हैं कि छोटा सा अमाउंट जो है वो आपने भी देना है, बाकी जितना भी, किसी को तो फुल पैकेज दे देते हैं, किसी को हाफ दे देते हैं। तो आप लोग उन लोगों को हेल्प करते हैं ताकि सिर्फ इलाज ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो उससे सारी ज़िंदगी ना वो उसमें फंसे रहें। अच्छा, अब जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ पहले तो शादी नहीं हो रही, वो एक प्रॉब्लम, फिर शादी हो जाए तो अब खुशखबरी नहीं आ रही। अरे ये भी तो खुशखबरी थी ना कि शादी हो गई, अब खुशखबरी है कि वो खुश है, नहीं, बर्दाश्त नहीं है हमें, अब हमें एक और खुशखबरी चाहिए। फिर उसके बाद ये स्कूल कब जाएगा, फिर हमें वो हम सिर्फ खुशखबरियों के इंतज़ार में रहते हैं, ज़िंदगी को जीने नहीं देते हैं। तो 3 months 4 months में ही लोग परेशान हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि कब टेंशन लेना शुरू करनी चाहिए कि अब मैं जाकर अपने इनिशियल टेस्ट कराऊं, ये डिसीजन कपल को कब लेना चाहिए? देखिए, एक्चुअली सबसे पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप एटलीस्ट 1 year तक ट्राई कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए और आप नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप 1 year ट्राई कर रहे हैं तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज उससे पहले तो इनफर्टिलिटी का इशू नहीं है। जो आपने कहा कि अभी 3-4 महीने शादी तो उसको गुजारने दें, शादी तो एंजॉय करने दें, बच्चे की बात बाद में आएंगी। सो एटलीस्ट 1 year यू कैन वेट फॉर योर कंसेप्शन। फिर बात ये आती है कि किन लोगों को जल्दी आना है। देखिए, मैंने कहा फीमेल फैक्टर भी है, मेल फैक्टर भी है। अब कोई फीमेल ओवर एज है लाइक 40, मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स एन ओवर एज, मगर फिर भी एक ऐसी एज लिमिट है जहाँ हम बेबी की बर्थ के लिए थोड़े से कंसर्न होते हैं। तो हम चाहते हैं पेशेंट जल्दी कंसीव कर ले। हाँ, लाइक जल्दी कंसीव कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी फीमेल की एज के साथ ओवम की क्वालिटी और काउंट कम होता है। ओके। और इसी तरह मेल फैक्टर, पहले समझते थे मेल फैक्टर नहीं है, अब पता चला है कि जी मेल फैक्टर भी है। एज के साथ मेल की भी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप 40 की एज में हैं या 35 to 40 के बीच में होते हैं तो हम कहते हैं यूजुअली जल्दी प्लान करें प्रेगनेंसी। फिर वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जैसे आप कह रही थी पीसीओ तो नहीं है, वेट तो नहीं बढ़ा हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा आप ओवर वेट हैं, अंडर वेट हैं, या फिर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों को फिब्रॉइड्स होते हैं या पीसीओ उनको पता होता है कि पहले से है, या एंडोमेट्रोसिस है, इन प्रॉब्लम में हम उनसे कहते हैं आप जल्दी ट्रीटमेंट ले लें, बिकॉज इसमें आपको फिर 1 साल का गैप नहीं देना। या फिर अगर मेल और फीमेल को अपने रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम फील होती है तो देन दे हैव टू कम अर्ली ऑल्सो, वरना अदरवाइज 1 साल तक आप शादी के बाद आराम से वेट कर सकता है कपल। ओके। उसके बाद फिर आपने जो है फिर फिक्र करना शुरू करनी है कि अब क्या करना है। अच्छा, सो जब डॉक्टर साहब आपके पास आता है पेशेंट, तो वो पहले डॉक्टर्स और इधर उधर से होकर फिर जाकर इनफर्टिलिटी सेंटर्स में आता है, ऐसा ही है ना? आप उनके पास एक आई थिंक 2nd 3rd जाकर ऑप्शन मिलता है कि जी अब किसी इनफर्टिलिटी सेंटर, हाँ लास्ट ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन है। तो पहले तो वो यहाँ जाता है, फिर पता नहीं कहीं और भी जाता होगा। हमारे यहाँ तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं इलाज के, ये भी ब्लेसिंग है शायद,
या पता नहीं क्या कहें इस वक्त इसको, क्योंकि हम अक्सर ख़राब भी कर लेते हैं ख़ुद को। हम इतने इलाज करा लेते हैं, मर्ज़ की तशख़ीस नहीं हुई भी होती, लेकिन आपने अद्वियात इतनी इस्तेमाल कर ली होती हैं कि आपकी बॉडी ख़राब हो गई होती है। तो क्या इस तरह की भी चीज़ें फेस करता हुआ पेशेंट आपके पास आता है? देखें, आपने जो अभी बात की है वो बड़ी खूबसूरत की है, और ऐसे किए जैसे डॉक्टर करते हैं और जो उनका तजर्बा होता है। ओके, ठीक है, मैं बिल्कुल डॉक्टर नहीं हूँ। तो बुनियादी तौर पर बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है हमारे साथ, बल्कि हमारे मुआशरे का प्रॉब्लम है कि इनफर्टिलिटी जो है वो, मैं ये मेरा पैगाम भी है जो सुन रहे हैं आपके साइमीन सभी हमारे जो हैं, कि अभी ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद भी एक अवेयरनेस है जी। तो जो प्रॉब्लम है बुनियादी तौर पर कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है हमारे मुआशरे में, वो बड़ा मतलब है कि डिस्टेंस सा है। और एक चीज़ जो मैंने देखा है कि बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है, 95% विल नॉट नो कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, और उनके पास इतनी मोटी फाइल होगी और मुख्तलिफ हिस्सों में होगी। मतलब है कि एक उन्होंने 2010 में दिखाया होगा, तो दूसरी कंसल्टेशन उनकी 2013 की मिलेगी, चौथी कंसल्टेशन उनकी 2016 की मिलेगी। अच्छा, और वो हर दफ़ा 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने उन डॉक्टरों के पास आए गए हैं। लेकिन अगर उनसे पूछें कि आप कोई ऐसी, अब हमें उन सारी रिपोर्टों के अंदर से ढूंढना पड़ता है कि जो हम ढूंढ रहे होते हैं, कि क्योंकि हमारा एक असूल बड़ा पक्का है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट का, कि हम कोई ट्रीटमेंट उस वक्त तक स्टार्ट ही नहीं करेंगे जब तक उसकी डायग्नोसिस ना इस्टेब्लिश कर लें। ट्रू। एक कपल जब आता है हमारे पास तो उस कपल के 4 सिनेरियो हो सकते हैं। अच्छा, ये सिनेरियोस क्या होंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ लें। और उससे पहले भी इनिशियली जब आप इस कंप्लेन के साथ जाते हैं तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स कौन से टेस्ट रेकमेंड करते हैं जिनको आप करवा लें ताकि इनिशियल जो है वो डायग्नोसिस हो जाए कि आया प्रॉब्लम क्या है। इन सब चीज़ों पर बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इनफर्टिलिटी फैक्टर्स क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे पॉसिबल होगा, डायग्नोसिस होगा तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि किस वे में आपको जो है इस प्रॉब्लम को लेकर चलना है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सजाद हुसैन, रज़िया साहिबा हैं एंड डॉक्टर सहर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं। कुछ सिनेरियोज डिस्कस करे थे डॉक्टर साहब, वो मैं जान लूँ, फिर मैं आपके पास इनिशियल डायग्नोसिस की तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, आप किन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे? जी, मैं मतलब है कि जब कपल हमारे पास आता है तो बेसिकली उसके 4 सिनेरियोज बन सकते हैं। एक तो कपल होता है जो जैसे डॉक्टर साहिबा ने पहले भी किया कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के ग्रुप में होता है। ठीक है, रिपोर्ट्स ठीक हैं लेकिन वो कंसीव नहीं हो रहा। दोनों की, मियाँ बीवी की सारी रिपोर्टें जर्नली दे लुक ओके, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है और जेनेटिक डायग्नोसिस और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुलती जा रही हैं और ये एरिया नैरो होता जा रहा है। ये जो है अनएक्सप्लेन्ड वाला, मतलब है कि इसके पीछे जर्नली अगर आप थोड़ा सा और एक्सपर्टीज़ अप्लाई करें तो आप उन्हें किसी ना किसी जगह ब्रैकेट कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जर्नल तेज़ी के अंदर मिस हो रही होती हैं डॉक्टरों के साथ। तो नॉर्मली जो मैं समझता हूँ एक पेशेंट का जो हक़ है कि उसको ये उसे चाहिए, पेशेंट को भी चाहिए, और मेरी अपील है हमारे डॉक्टरों से भी कि उसकी डायग्नोसिस ज़रूर उसको बताएं। ठीक है। उसको ज़रूर इस्टेब्लिश, इनफर्टिलिटी के पेशेंट को डेफिनेटली बताएं कि उसके साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और उसका हल क्या है। ठीक है। विदाउट ए डायग्नोसिस उसको ओवोल्यूशन इंडक्शन जैसे प्रोसेस होता है कि बार बार उसको क्लोमोफिन की एक दवा खिला दी जाती है या इस टाइप के प्रोग्राम में डाल दिया जाता है, उसके जो एग रिज़र्व है पेशेंट का वो डैमेज होना शुरू होता है। ओके। वो लॉस होता है क्योंकि बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, वो ज़ाया होने शुरू होते हैं।
तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में चली जाती हैं, उनका एग रिज़र्व काफ़ी कंप्रोमाइज़ होता है। जब हमारे पास आते हैं तो 35 से जो 43-44 तक के जो पेशेंट्स हैं उनका एग रिज़र्व होना चाहिए अच्छा खासा, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस हमारे पास अब आते हैं जो 35 इयर्स के हैं या जस्ट 30 क्रॉस किया हुआ है, उनका जो एग रिज़र्व है वो बिल्कुल ही ख़राब हुआ हुआ है। क्योंकि वो प्रॉपर वो मतलब ट्रीटमेंट ऐसे हो रहे होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। डॉक्टर साहबा, जब आपके पास पेशेंट आता है और इसी कंप्लेन के साथ आता है कि इतना अरसा हो गया ये वो, तो आप लोग इनिशियल किस तरह से डायग्नोसिस, कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे पहले जो डायग्नोसिस है, जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि उसके लिए बहुत प्रॉपर एवोल्यूशन की ज़रूरत है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और फिर हमने अकॉर्डिंगली टेस्ट कराने। क्योंकि जैसे सही कहा डॉक्टर साहब ने भी कि हमारे पास एक पलंदा आता है, पहले वो हम उसमें से देख के छांट रहे होते हैं कि वो टेस्ट कौन सा है, मतलब वो बेचारी एक ही टेस्ट बार बार करा रही होती है जो यूज़फुल ही नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू कॉज हम लेके चलते हैं पेशेंट की हिस्ट्री। और सेकेंडली जब हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक करते हैं तो वी कॉल द कपल ऑलवेज। इनफर्टिलिटी के लिए कभी भी फ़ीमेल को अकेले नहीं जाना चाहिए, हस्बैंड को हमेशा साथ लेके जाएं, क्योंकि कुदरत का निज़ाम है द कपल हैज़ टू कंसीव, नॉट द वुमेन ओनली। तो मेजॉरिटी में मिस मैनेजमेंट और मिस डायग्नोसिस हो इसलिए रही होती है कि फ़ीमेल कंसर्न होती है प्रेगनेंसी के लिए और बेचारी हर जगह घूम रही होती है और हस्बैंड का कभी भी टेस्ट नहीं हुआ होता। तो जो हम सबसे पहला टेस्ट कराते हैं सीमेन एनालिसिस, जिसमें हम हस्बैंड का टेस्ट कराते हैं, और उसका सबसे पहले होना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो हमें एक लेकिन क्लियर लाइन भी मिल तो जाती करे है। ना, हमारे यहाँ तो डिनाइल वाली बात है कि जी मैं तो वैसे ही मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा। लेकिन देखिए सना, अब मैं देखती हूँ माशाल्लाह से अवेयरनेस बहुत है लोगों में। जब हमारे पास कपल आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप हस्बैंड को लेके आए, तो दे कम। हमें बहुत एक माइंड सेट होता था कि आप बहुत ज़्यादा मजहबी लोग जो होते हैं वो नहीं पसंद करते सीमेन एनालिसिस करना। तो आई वुड एक्सप्लेन इट हियर कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिस में बैठे होते हैं। देखिए इनफर्टिलिटी कपल को एक माहौल चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि कॉन्फिडेंस हो उनको, जहाँ वो बात कर रहे हैं उनकी बात कहीं और शेयर नहीं हो रही होती है, और आप जैसे बात करके उनको एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कपल को ईज पे ले आते हैं तो हस्बैंड डू कम एंड दे डू द टेस्ट, तो हमने नहीं देखा कि कभी प्रॉब्लम हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड रेजिस्ट कर रहे हैं, नहीं आ रहे, देन ऑफ कोर्स सारी बातें, जब ये एक सेंसिटिव इशू है और मेल की प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा डर जाता है इस बात से कि उसको ब्लेम किया जाएगा, जो हमारी सोसाइटी का है भी। सो अनफॉर्चुनेटली दे गो टू द क्वैक्स, या फिर वो ऑनलाइन मेडिसिन खाते हैं जिनके और बुरे इफेक्ट्स होते हैं। बहुत कम होता है कि वो अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं कर रहे होते, डॉक्टर से तो शेयर ही नहीं करते। तो एंड ऑफ द डे वो चीज़ें भी बहुत स्पर्म काउंट को अफेक्ट कर रही होती हैं। फिर लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स, मतलब लोगों की डिफरेंट एडिक्शंस हैं, कोई अल्कोहलिक है, किसी को कोई और एडिक्शन है। फिर जैसे लोग आजकल वेट लॉस के लिए बहुत मेडिकेशन ले रहे होते हैं। सो दीज आर ऑल मेडिसिन हैव साइड इफेक्ट्स। मगर अगर कोई आप ऑनलाइन मेडिकेशन ले रहे हैं किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए, तो वो आपको ये सब बैकग्राउंड नहीं बता। अच्छा, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। एक इल्ज़ाम ये फीमेल को देते हैं क्योंकि शादी के बाद तुमने 4 साल 3 साल कॉन्ट्रासेप्शन खा लिया, इसलिए प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो असल में जब आप कॉन्ट्रासेप्शन ले रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं कि नहीं। वो तो वो टाइम है जब आप कंसेप्शन नहीं करना चाह रहे, आप वैसे ही अवॉइड कर रहे हैं। सो कॉन्ट्रासेप्टिव के लेने से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव छोड़ते हैं तो यू कैन गेट प्रेग्नेंट। कोई ना कोई वजह होती है जिससे आप प्रेग्नेंट वो कोई मेडिकल रीज़न होता होगा स्पेसिफिक जिसकी वजह से। अच्छा, जैसे ना अभी डॉक्टर साहबा इन्होंने भी बताया कि हमारे यहाँ अब सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में लाइक बात करने लगी है, वरना नॉर्मली ख़वातून को ब्लेम किया जाता है। और फिर हम ये भी ख्वाहिश करते हैं कि जी ये बेटा पैदा करे। कोई बटन ऐसा होता कि उसको दबाती तो फिर शायद औरत सारे बेटे ही पैदा करती। फिर आप ये कैसे जो है, फिर माएँ कहाँ से आती, फिर आपको बहनें और ये सारे रिश्ते कहाँ से मिलते हैं? इतने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं हम, बदकिस्मती के साथ। ठीक है, हमें अब घर संभालने के लिए भी औरत चाहिए, अपने घर की फैमिली बनाने के लिए भी औरत चाहिए, लेकिन औरत पैदा ना हो। मतलब ये कहाँ से? आप खेतों में उगेंगी लड़कियाँ, बच्चियाँ खेतों से निकालेंगे, क्या करेंगे फिर आप लोग? हाँ, अपने घर में एक्सेप्ट करें इस चीज़ को, अल्लाह की रहमत है, उसको कबूल करें। सो आपके पास जब आता है, ख़वातीन आती हैं क्योंकि फाइनेंशियल भी इशू है, मर्द कहता है कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम पे मैं पैसा क्यों खर्च करूँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब। तो क्या मेनली इशूज़, कॉम्प्लेन्स आपको सुनने को मिलती हैं? मुझसे सवाल जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ ख़वातीन किस तरह की चीज़ें डिस्कस करती हैं कि उनको किस तरह से डिस्ग्रेस किया जाता है, या उनके हस्बैंड जो है, क्योंकि ऐसी औरत को तो कबूल ही नहीं किया जाता ना जो बच्चा ना पैदा कर सके एक सर्टेन एनवायरनमेंट में।
हाँ, वो यही होता है ना कि जब शादी हो जाती है तो फिर यही चलता है कि जी आप प्रेग्नेंट हुई नहीं हुई आपको बेबी हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये तो है, हर घर में ही होता है कि जी क्या नाम है कि बेटा ही चाहिए होता है। हर घर में हालांकि नहीं होता बेटियां वैसे, लेकिन loving- बहुत घरों में होता है। बेटियां लविंग होती हैं, केयरिंग होती हैं, लेकिन बेटी मेरे तो माशाल्लाह 4 बेटे हैं। मुझे थी तमन्ना कि मेरी बेटी हो, लेकिन बेटी नहीं हुई। लेकिन माशाल्लाह 4 बहुएं आ गई, बेटियां हो गई। माशाल्लाह। जी जी राइट, बेटियां थी तो बहुएं आई ना, वरना क्या होता, जिंदगी हाँ। बड़ी मुश्किल सी नहीं, हो जाती। बेटियां तो अल्लाह की जन्नत में दरवाजा खुलता है, जन्नत बेटी में पैदा होती है। बेशक ऐसा ही है। बेटियां रहमत होती हैं। डॉक्टर साहब ये वाला, अच्छा ये भी ऐसी ख्वाहिशें लेके आते हैं लोग आपके पास? जी बेइंतहा बेसिकली बहुत सारे कपल्स जो हैं कुछ तो आते हैं, जेन्युइन नीड होती है उनकी, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस, फैमिली को बैलेंस करना चाह रहे हैं, 3-4 बेटियां हैं मगर मेल नहीं है। तो इस टाइप के, और हमारे पास ज़्यादातर केसेस यही आते हैं जिनकी बेटियां हैं। चंद एक केसेस ऐसे आए हैं जो स्ट्रेट अवे अभी पहला बच्चे के लिए देव कम स्ट्रेट अवे कि जी हमें बेटा ही करवाना है। अच्छा। और उन्हें हम काउंसिल करते हैं, काफ़ी हम अवॉइड करते हैं कि हम ना करें, ठीक है। और काउंसिल करके भेजते हैं कि आप एक अटैम्प्ट तो करें खुद और फिर देखें क्या होता है। तो लेकिन ये जो आपने बात बताई है कि बेटे की जो उनकी ख्वाहिश है ओवर बेटी, वो प्रेफरेंस उनकी डेफिनेटली होती है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में है, प्रोबेबली इट इज़ बिन ओवर द इयर्स एग्रेरियन सोसाइटी है, बल्कि अब जब इस्लाम आया था तो हम अगर याद करें तो ये पाबंदी भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाई थी कि जी बेटियों को दफन नहीं किया जाएगा, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। और ये भी सच है, मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं खुद देखा है दुनिया के अंदर कि जो बेटियां हैं वो अपने माँ बाप के साथ और अपने ख़ानदान के साथ बेइंतहा जुड़ी रहती हैं और विदाउट इंटरेस्ट जुड़ी रहती हैं। ट्रू, ऐसा ही है। बेटे फिर एक्सट्रोवर्ट हैं, वो फिर अपने मफादात के तहत चलते हैं। हाँ, वो एक वक्त में एक काम कर सकते हैं, वो सब कुछ नहीं संभाल सकते। ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है, सिर्फ हम होते हैं ऐसे। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम मैडम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नाम बताइए अपना। जी जी, कामरान नाम है मेरा। मैं प्रोग्राम देख रहा था जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और ऐसा टॉपिक है कि जिसपे जो ज़्यादातर लोगों का मसले मसाइल हैं, लेकिन लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। मैं अपने हवाले से एक चीज़ कहना चाहूँगा। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और औलाद नहीं है। मैं मुख्तलिफ जगहों पर गया, लेकिन कहीं से भी मतलब कि औलाद नहीं हो सकी। मैंने फिर ये जो डॉक्टर सजाद साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके हॉस्पिटल भी गया था, लेकिन फीसें वगैरह इतनी ज़्यादा थी कि मैं फिर वहाँ आ नहीं सका। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या है, क्योंकि जब इस तरह के लोग हैं तो वो फिर ज़्यादा पीरों फकीरों के पास या दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा कामरान साहब, आपका सवाल जो है उसका जवाब इन लोगों से तो मैं लूँगी, लेकिन हमारे साथ ही खातून बैठी हैं जो इनकी बेटर हाफ हैं, बल्कि फुल हाफ ही समझें आप इनको ना। बेटर तो हम ऐसे हाफ कह देते हैं, फुल है ये, हाफ भी है, फुल वाला हाफ है ये। सो ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। एंड रज़िया साहिबा जो है, इनकी जो ट्रस्ट है आप जैसे कपल्स को जो है ये स्पॉन्सर करते हैं, ऐसे ही रज़िया जी? तो ये फिर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों का नंबर शेयर कर दें इनसे। जी बिल्कुल शेयर करें। इस तरह की कोई चीज़ जी बिल्कुल तो आज ही मुझे पता चली है। जी, आप कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिए और आप आफ्टर द प्रोग्राम आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट्स भी देख लेंगे और जो ये ट्रस्ट है ये आपको इंशाल्लाह स्पॉन्सर भी करेगी। जितनी हमारी मतलब है हम इनकी मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। डेफिनेटली, राइट, इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जो जिस टॉपिक की तरफ हम चले गए, क्योंकि ये भी मौजूद बहस रहता है बेटी और बेटे का मामला, क्या जो औरत होती है जो कंसीव करती है, क्या उसके हाथ हक मतलब उसके पास कोई इख्तियार होता है ऐसा मौजूद कि उसने वो बटन दबाए कि बेटा और फिर दूसरा दबाए तो बेटी, इस तरह की कोई चीज़? क्या साइंस क्या कहती है? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना, मेरा हक है, जमहूरियत है। एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मज़ीद बात करेंगे। जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इनफर्टिलिटी के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं एंड डॉक्टर सहर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं एंड राइट नाउ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुख्तार अहमद भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड डॉक्टर साहब लास्ट टाइम भी आए थे तो बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब से डिस्कशन रही थी। अच्छा, कुछ चीज़ें जिनको आई थिंक इस तरह के हर प्रोग्राम में डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शायद पहला वाला प्रोग्राम आप लोगों ने मिस कर दिया और अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया हो। सो डॉक्टर साहब, मेन फैक्टर्स जिस तरह अभी डॉक्टर साहब अभी बात करी थी, बाकी भी चीज़ें हैं। सो बिकॉज अवेयरनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, सब लोग देख रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या वजह है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है या इस तरह के कपल्स की तादाद इतनी बढ़ गई है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह का हमारा मुआशरा सोसाइटी में रेस्टलेसनेस बढ़ती चली जा रही है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, साइकोन्यूरोसिस, कॉस्मोपॉलिटन प्रेशर्स, इन्फ्लेशन, क़ुव्वत बर्दाश्त, इंटॉलरेंस, ये सारे भी प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। कहीं नहीं कहीं जाके ये आपको डायबिटीज़ तो डेफिनेट देते हैं, और अगर आप डायबिटिक हो जाते हैं और उसके साथ आपको पता है कि नंबर 2 जो इस टाइम ऑन द टॉप लाइन प्रेजेंटिंग कंप्लेन आ रही है वो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर। राइट। तो ये दोनों अहम तरीन फैक्टर्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम टू गिव यू इनफर्टिलिटी एंड इम्पोटेंस। ओके। और इन्हीं प्रेशर्स की वजह से सो मैं हमेशा हर फोरम पे मैं ये बात करता हूँ कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को हमें रिविज़िट करना होगा, पॉलिसीज़, हेल्थ पॉलिसीज़ को हमें रिव्यू करना होगा, और हमें एक डायरेक्शन सेट करनी होगी। आप यकीन कीजिए, जो हमारी डिजीज़ का जो बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है और वो फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट और करता है। हमारी ह्यूमन कैपेसिटी, ट्रू, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना चाहती है। अगर आपकी एक ओवरहेमिंग पॉपुलेशन जो है, इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, साइकोलॉजिकल इशू, डिप्रेशन, गुस्सा, एंड द सेम दे विल डेमोन्स्ट्रेट इन देयर अज़वाजी ज़िंदगी। राइट, ऐसा है। और तो उसके फिर लॉन्ग रन में ये इनफर्टिलिटी और इस तरह के प्री मैच्योर रेट ऑफ एबॉर्शन, डॉक्टर साहबा बैठी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो ये सारे हमें इनको रिव्यू करना वो मिल होगा। जाते हैं। ब्रेक में आप कुछ कह रही थी कि आप कुछ आंसर करना चाह रही थी किसी बात? आप डिस्कस कर रही थी कि हमने ट्रिपलेट्स और ट्विंस जब हम IVF कर रहे होते हैं तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, दोबारा आंसर से जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि ये क्या वजह है कि IVF में ट्रिपलेट्स एंड ट्विंस बढ़ गए हैं, तो बेसिकली हमारे पास फिक्स साइकिल होती हैं। हम पेशेंट को 2 एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अंडर 40 एंड अबव 40, और अंडर 40 में हम सिर्फ 3 साइकिल का ट्रायल देते हैं और अबव 40 में 2 साइकिल का ट्रायल। ऑफ कोर्स IVF 100% तो नहीं है, इसमें फेलियर के चांसेस हैं। हम बेसिकली एम्ब्रियो बना के डाल रहे होते हैं, उसका मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा लेके हम एम्ब्रियो बनाते हैं और उसको फिर हम यूट्रस में प्लेस कर रहे होते हैं एट 3 डे ड्यूरेशन। तो हम शुरू में लेस देन 40 में हम 3 डालते हैं, ताकि अगर 1 या 2 ज़ाया हो जाए तो कम से कम हमारे पास एक सिंगलटन प्रेगनेंसी आ जाए। तो देखिए, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास सिंगलटन प्रेगनेंसी हो सकता है 2 सर्वाइव कर जाएं, ट्विंस हो जाएं और ट्रिपलेट्स हो जाएं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि ट्रिपलेट्स और ट्विंस ज़्यादा हो रहे हैं। राइट। जहाँ तक ये मेल के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट है कि भाई मेल बेटा कराना है, ऑफ कोर्स लोग बहुत से आते हैं जिनको कराना होता है IVF में बेटा ही, तो उसके लिए हम PGD करते हैं। एक टेक्निक होती है जिसमें IVF से पहले वो जो हमने एम्ब्रियो बनाया होता है उसको हम जेनेटिकली स्टडी कर लेते हैं और देख लेते हैं वो मेल है या फीमेल। फिर जिस एम्ब्रियो में मेल होता है हम उसको इम्प्लांट करते हैं। बट आई वुड लाइक टू क्लियर कि IVF 100% तो नहीं है, इसमें भी मिसकैरेज के चांसेस भी हैं, इसमें भी चांसेस हैं कि मतलब जो सेक्स आप डिटरमाइन कर रहे हैं वो बाद में ना निकले, कोई और प्रॉब्लम हो जाए। सो इट्स ऑल अगेन अल्लाह के हाथ में है, मगर ये वो प्रोसीजर हैं जो किए जाते हैं ताकि इसकी सक्सेस को, ताकि इसकी, हाँ डेफिनेटली। बाकी कोई भी चीज़ 100% तो नहीं है, चीज़ें सिर्फ डिज़ाइन की जा सकती हैं, वो किस तरह की किस शेप में सामने आती हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी सोसाइटी प्रेशर का और इस वक्त कंडीशंस का जिक्र किया, बट स्पेशली अगर हम इस वक्त
स्पेसिफिक कपल्स की बात करें, राइट, ये कितना ज़रूरी है कि आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि डॉक्टर साहबा कह रही थी कि अब ऐसा है कि दोनों विज़िट करते हैं, राइट, और अगर औरत कंसीव कर रही है लेकिन मर्द का उसके साथ आना, उन सब चीज़ों को देखना, सो इस हवाले से भी उनको काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। जी जी बिल्कुल, ये एक खुशाइन बात है कि अवेयरनेस जो है द पैसेज ऑफ टाइम, और उसमें ऑब्वियसली आप मीडिया का बहुत अच्छा रोल है और अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, और मेल जो पार्टनर है वो भी अब इस चीज़ को समझता है कि आई कुड बी एट द फॉल्ट, और वो बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि वो कोऑपरेट कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो अगर एज ए जेनेटो यूरिनरी मेडिसिन में मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज ए सेक्सोलॉजिस्ट, मैं अगर किसी को कहता हूँ कि भाई आप ज़रूर अपनी वाइफ के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, तो वो जाते हैं, और इसी तरह से कई गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो मुझे रेफ़र करती हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास हम मेल पार्टनर भेज रहे हैं, इनको आप देखें। ठीक है, तो ये अवेयरनेस अब बढ़ती चली जा रही है, और इसमें देखें मैं हमेशा क्योंकि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन इंग्लैंड, और मैं हमेशा ये प्रिवेंशन पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। मैं कहता हूँ हम बीमार हो ही क्यों। सो ठीक है, कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिसे हम पैथोलॉजिकल रीजंस कहते हैं, या जैसे डॉक्टर साहब ने जेनेटिक्स की बात की, क्रोमोसोमल पे उस लेवल पे जाके अगर कोई हमारे फॉल्ट्स हैं वो तो ऑब्वियसली हमें ट्रीट करने हैं, लेकिन जो ये सोशल प्रेशर्स होते हैं, जो जिस तरह की हमारी इनइक्वालिटी हमारे माशरे में बढ़ती चली जा रही है, और हम बहुत ज़्यादा मादा परस्त, शॉर्ट साइटेड, टेम्पर को हम एक लम्हे में जो है वो लॉस कर देते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके हमारी हेल्थ को हिट कर रही होती हैं। सही। तो हमें ऑब्वियसली हमें वापस आना पड़ेगा, हमारे आबाओ अजदाद वाले दौर पे, हाँ, नेचुरल चीज़ों की तरफ, एज फार एज द फैमिली इज कंसर्न्ड, उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, क्योंकि जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो डॉक्टर साहब एक ये भी चीज़ है कि कुछ लड़कियों में ऐसा भी होता है कि आफ्टर मैरिज कंसीव भी करती हैं तो शुरू में ही मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और उसके बाद वो दोबारा कंसीव ही नहीं कर पा रही होती। तो फिर एक ये बात होती है कि कैपेसिटी तो थी, मतलब इतनी चीज़ तो थी कि आपने कंसीव किया, लेकिन कुछ लोग 2 मंथ 3 मंथ्स बाद उनको बार बार इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा होता है कि उनको नहीं ठहरा होता उनका हमल। इसकी वजह क्या होती है? देखिए, जो हम मिसकैरेज कहते हैं, हर फीमेल की लाइफ में 1-2 मिसकैरेजेस तो होते हैं। अच्छा। और हम उसको कहते हैं कि आप उसको इतनी उसकी फ़िक्र भी मत करें, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। अगर आप अपनी दादियों से या अपनी पेरेंट्स माँ से पूछ लेंगे, उन्होंने 7-8 बच्चे पैदा किए, तो कहेंगे हमने 1-2 मिसकैरेज भी किए हैं। सो ये ह्यूमन नेचर है, और अल्लाह की तरफ से एक अच्छी चीज़ है कि जिस बच्चे में जेनेटिक या क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मलिटी होती है वो ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो जाता है। अच्छा। तो अबॉर्शन इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अबॉर्शन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि हो सकता है वो अबनॉर्मल बेबी हो। सेकेंडली, जब तक 3 मिसकैरेजेस नहीं आते हम उनको कहते हैं आप परेशान नहीं हो, और जब 3 मिसकैरेज आते हैं तो हम उनको रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं, और फिर वो परेशानी का टाइम होता है। आपको बार बार ऐसा हो रहा है, एक बार हुआ तो चलें, उस पर भी बहुत परेशानी होती है, सेकेंड और थर्ड टाइम आप कह रही हैं कि ये कंटिन्यू अगर तीनों हो तो भी इस पर परेशान नहीं होना? 2 अगर होते हैं, 1 या 2 मिसकैरेज को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो मेडिकल कहती है कि स्टडीज़ कहती हैं कि 1 से 2 मिसकैरेजेस समझ लें आपके 45 to 50% फीमेल्स में हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी। जहाँ 3 मिसकैरेजेस हो जाते हैं, स्पेशली रिकरेंट, यानी एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हम उसके लिए वर्कअप कराते हैं। लेकिन इन वर्कअप में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पिछला बेबी मिसकैरी हुआ उसके जो प्रोडक्ट निकले वो आप क्रोमोसोमल टेस्टिंग के लिए भिजवाएं। पेरेंट्स का कैरियोटाइप भी होना चाहिए। फिर कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं, और स्पेशली एप्ला एक ऐसा डिसऑर्डर होता है फीमेल में बेसिकली जिसमें ब्लड की थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं, समझे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, तो बच्चे को ब्लड फ्लो नहीं जाता और वो मिसकैरेज बार बार हो रहा होता है। एप्ला का टेस्ट हम प्रेगनेंसी में नहीं करा सकते। बहुत दफ़ा फीमेल आती हैं और कहती हैं 3 मिसकैरेज हो गए, अब डॉक्टर साहब आए हैं और अब प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, तो हम कहते हैं कि वो तो आपको पहले कराना था, बिकॉज अब हम नहीं करा सकते, अब वो हार्मोनल लेवल के साथ चेंज जाता है। तो एप्ला का एक टेस्ट है जो अगर हम रिकरेंट मिसकैरेज होता है तो ज़रूर कराते हैं। ओके, राइट। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन अगर आप अच्छे जो है डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ही फिर आपको इस हवाले से गाइड करेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनफर्टिलिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सहर फातिमा एंड डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप कुछ देर पहले भी ये जिक्र कर रहे थे कि अक्सर गायनोकोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं कपल्स को कि आपके पास आएँ। अच्छा, जो ख़वातीन होती हैं वो तो बात कर लेती हैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास या जग अलग अलग चीज़ों को सर्च कर। मर्द के लिए बड़ा मुश्किल होता है बात भी करना या ये भी कहना कि मैं इस प्रॉब्लम से या इस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ। तो जिस तरह आपने कहा कि आप हेल्प करते हैं, आप लोगों के प्राइवेट सेशंस भी होते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि किन चीज़ों का ध्यान रखना या उन पर काम करना, जो चीज़ें आपको लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं कि आप इनको शुरू से ध्यान रखें ताकि जाके ये चीज़ें आपको इन प्रॉब्लम्स पे लीड ना कर सकें। तो किस कंप्लेन के साथ आते हैं मर्द आपके पास? देखें, चूँकि अब तकरीबन कोई 25-30 साल हो गए मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आए हो गए, तो एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन इज़ कंसर्न, उसमें 6 मेरे ख़्याल में सुनहरी उसूल हैं। अगर हम उन पे अमल करें तो हम बहुत सारी बाकी मेजर एलिमेंट से, मेजर बीमारियों से जो हैं, जो वाकई एक बर्डन है हमारी सोसाइटी में, उनसे बच सकें। नंबर 1, हमें हल्की फुल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए। ठीक है। हमें ख़ुद को सिंपल डाइट एंड बैलेंस डाइट एंड क्वालिटी डाइट पे हमें इन्हिसार अपना रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज डेली हमें करते रहना चाहिए, जस्ट टू कीप एन आई ऑन आवर वेट। ठीक है। और कम से कम हफ्ते में 5 दिन हम ज़रूर 30 से 40 मिनट्स हम ब्रिस्क वॉक किया करें, नंबर 2। नंबर 3, हमें अपने एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 35 एंड 40, आजकल तो मैं 30 कहूँगा जितना स्ट्रेस माशरे में बढ़ रहा है, तो उसमें हमें अपने साल में एक दफ़ा, चाहे हमें कोई कंप्लेन ना हो फिर भी हमें अपनी शुगर चेक कराते रहना चाहिए, नंबर 1। हमें अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहना चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि हम ये इरादा कर लें कि हमें सिगरेट एंड ये जो पान, किसी भी तरह का टोबैको है, चीज़ें, टोबैको, अल्कोहल, इससे हमें जो है वो, और ख़ासकर आई वुड अगेन से, एंड दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ माई फार्मर्स ऑफ माई कंट्री, कि हमें शुगर, ये जो हम केमिकल वाली शुगर लेते हैं, ये हमें कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अपने फिर एक हीनियस जो है वो हमें, अगर हम मीठे के शौकीन हैं तो हमें गुड़ ले लें। बिल्कुल, आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नंबर 4 जो है, हमें अपने हमें आँखों का, अपने दांतों का, अपने पैरों का हमें मुआयना ज़रूर हमें ख़ुद से करते रहना चाहिए। और सबसे आखिरी बात 6, कि हमें मस्बत सोच, बिल्कुल पॉजिटिव सोच, ऑप्टिमिज़म, हमें उसको एडॉप्ट करते रहना चाहिए। हम कई बीमारियों से इससे बच सकते हैं। और अगर अगेन मैं इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस के हवाले से अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा थ्रू दिस फोरम कि अगर आप में कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी तब्दीली, कैफियत आप समझते हैं कि आप फील कर रहे हैं अपने अज़वाजी ताल्लुकात में या अदरवाइज़ या हेल्थ वाइज, तो आप ज़रूर अपने लव वंस के साथ, अपने घर वालों के साथ उसको एट द राइट टाइम डिस्कस कर लें। ताकि होता ये कि लोग बात नहीं करते, वो अंदर ही अंदर जो है वो खुद ही अपने तौर पे जो है वो डायग्नोसिस भी कर रहे होते हैं, आइसोलेट भी होते जाते हैं, और फिर वो गलत हाथों में चले जाते हैं, एंड देन अगेन उनके प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो कि रिसीट होना चाहिए वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ट्रू। अच्छा, बिकॉज हेल्थ फैक्टर्स की बात की अभी डॉक्टर साहब ने, तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हम यंगस्टर लड़कियों की बात करते हैं तो टीनेज में ही हार्मोनल इशूज़ या PCOS का इशू, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कंप्लेन जो है वो सुनने को मिल रही होती हैं। तो ये भी आगे जाकर क्या प्रॉब्लम बनता है कंसीव करने में अगर आपको टीन एज में इस तरह का इशू है? एक कॉलर भी शामिल कर लूँ, फिर आप इसका आंसर कीजिएगा ताकि राइट टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाए, बाद में फिर ये प्रॉब्लम ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम लारेब नजीब है। जी कहिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हाँ जी, तो मेरी शादी को ना 12 साल हो गए हैं। ओके। तो मेरा बेबी नहीं है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी करवाया है, मज़ारों पे भी गए हैं, मन्नतें भी मानी हैं, लेकिन कोई नहीं। अच्छा,
कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं आपने अब तक, ट्रीटमेंट करवाए हैं? मैंने हाँ हेलो, अल्ट्रासाउंड कराया, हार्मोन टेस्ट करवाए हैं, अच्छा ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाए हैं। उनमें क्या प्रॉब्लम आई है? उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। Clear है। अब अल्लाह ताला अब आपकी गोद हरी करे जल्द और आपका ये मसला हल हो। और मैं डॉक्टर साहबा से पूछती हूँ, आप ऑन एयर सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आसानियाँ करे आपके लिए। जी डॉक्टर साहबा। जैसे इनका पहले हम केस डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी शादी को आई थिंक 20 ईयर्स उन्होंने कहा कि हो गए, 12 साल। तो जैसे उन्होंने कहा कि हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, तो एक तो मैं ये कहूँगी कि नेवर गिव अप। आप जब तक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, आपको मीनोपॉज नहीं आ जाता, गिव अप नहीं करें, ट्राई करते रहें, क्योंकि अल्लाह मियाँ आपको कहीं से भी शफा दे दें, आपको नहीं पता होता। सेकेंडली, अगर आपके अंदर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ये होता है कि जिस तरह कभी कभी लोग टेस्ट करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल है तो ट्रीटमेंट नहीं करते। इवन अगर सब कुछ नॉर्मल है तब भी ट्रीटमेंट तो चाहिए, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। तो इवन अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो भी ट्रीटमेंट दी जाती है। हम जिस तरह हम कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कोई वजह ऑब्वियस नज़र नहीं आ रही, मगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है, तो देन हम मेडिकेशन देते हैं, नहीं तो फिर हम इनको IVF पे ले जाते हैं। सेकेंडली, आप जो बात कह रही थी कि जो टीनेज ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप अपने शो में हमेशा ये जिक्र करती हैं कि बोलना चाहिए लड़कियों को ताकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि अगर आप सही एज पे एक प्रॉब्लम शुरू होती है हार्मोन्स की और उसी वक्त देर एंड देन ट्रीट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज PCO एक मेजर रिस्क फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, और फिर इंडोमेट्रोसिस, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको टीनेज लड़कियाँ ज़्यादा कंप्लेन करती नज़र आएंगी कि मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, वेट बढ़ रहे हैं, एक्नी हो रही है, हेयर स्टिटिज्म है, बाल ज़्यादा हैं, या पेनफुल साइकिल। तो वो जब कहती है आपको पेनफुल साइकिल है, इट्स अ वन रिस्क फैक्टर फॉर इंडोमेट्रोसिस। जो मार्च में हम इंडोमेट्रोसिस का मंथ भी मना रहे होते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हो, कहते हैं पेन किलर ले लो या सबको ही दर्द होता है। तो अगर किसी को बहुत सिवियर पेन है, इंडोमेट्रोसिस है, तो इट नीड टू बी ट्रीटेड देयर एंड देन, क्योंकि वो हर साइकिल के साथ अंदर मजीद तबाहियाँ मचाता जाएगा। अच्छा, तो फिर आगे जाके वो कंसीव करने में प्रॉब्लम करेगा। राइट जनाब, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर उरूज नाम है एंड आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, माशाल्लाह। तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। मैं मैडम का ये प्रोग्राम देख रही थी, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि लाइक मुझे बात करके थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। प्लीज डू शेयर। बेसिकली मैं डाउन यूनिवर्सिटी में होती हूँ, सिविल हॉस्पिटल में, और जो मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ उसमें मेरे पास यूजुअली पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज के साथ एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ जी। तो उसमें थोड़ा सा मैं ये चाहूँगी कि हम इस बात पे फोकस करें इस प्रोग्राम के थ्रू कि हमारी जो टीन एज है, स्पेशली टीन एज में पॉलीसिस्टिक ओवरीज लाइक दिस इज वन ऑफ द कॉमन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि 13-14 साल की उम्र में बच्चियां होती हैं, अपनी प्यूबर्टी प्रॉब्लम या एनोविलिटी साइकिल्स के साथ प्रेजेंट कर रही होती हैं। तो समटाइम्स इतनी एम्बैरेसिंग मोमेंट वो फील करती हैं, नहीं शेयर कर पाती। तो उस बात पे लाइक एम्फसाइज करें कि मदर्स को अपनी बच्चियों को लाइक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास लाने में, उनसे शेयर करने में कोई भी किसी भी किस्म की एम्बैरेसमेंट नहीं फील करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जी इश्यूज हैं, एनोविलिटी साइकिल्स हैं, डिस्मेनोरिया है, तो आप काइंडली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को करें, कंसल्ट करें, इन इश्यूज को सॉल्व करें, बिकॉज प्यूबर्टी डिसऑर्डर जो है वो आगे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और बारहा इस बात को हम फोकस करते हैं। और अभी आपकी बात से पहले भी डॉक्टर साहब अभी यही बात कर रही थी कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि माँ और बेटी की दोस्ती हो, ताकि वो आपस में उन चीज़ों को डिस्कस कर सकें और फिर आगे फर्दर जाकर जो है वो आपको फिर अपनी जो मैरिज लाइफ है उसमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना आ सके। सो बात कीजिए, अक्सर लोगों की हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो डिस्कस ही नहीं कर पा रहे होते, और फिर वो हाइजीन जो है वो आपको बीमारियों और इनफर्टिलिटी की तरफ भी लीड कर जाती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड इनफर्टिलिटी के हवाले से जो है वो हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से अभी ज़िक्र हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको डील कर लिया जाए तो बेहतर हो जाता है, इसी तरह अभी कुछ चीज़ें आपने हाईलाइट की थी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जब हम कपल्स की कॉन्वर्सेशन की या उनके आपस के रिलेशनशिप की बात करते हैं, सोशल प्रेशर तो होता है, सोसाइटी का प्रेशर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये अब चीज़ कम हो गई है लेकिन मौजूद है कि मर्द अपना टेस्ट कराए या वो अपना इलाज शुरू करे, तो वो ये कहता है कि मैं थोड़ा अलग भी हो जाऊँ अपनी फैमिली से और इन सब चीज़ों को डिस्कस भी करूँ। कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर एट द एंड आपको एक हैप्पी एंडिंग है ना, क्योंकि चीज़ें जब पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, लेकिन उस वक्त रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है और जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फिर आप कैसे इन चीज़ों को लेकर चलेंगे? एग्जैक्टली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके रिलेशनशिप के दौरान आपको एक ही पेज पे होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पे मैंने अभी रिसेंटली UCL में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एक पब्लिकेशन में मैंने सेक्सुअल बिहेवियर पे मैंने एक कॉलम भी लिखा था और बड़ी उसको मुझे पजीराई उस पर मिली कि आपको एक ही पेज पे होना चाहिए। जो दो पार्टनर्स होते हैं, they should respect to each other. That's very very important. Respect should be mutual, definitely. That's very important. आपने बिल्कुल ये, लेकिन मैं फिर वही मेल जो पेशेंट्स, क्योंकि मोस्टली मेरे पास मेल पेशेंट्स आते हैं और उनमें अगर इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो शायद आपके प्रोग्राम में पहले कोई इस बात पे कह रहे थे कि अगर हम 100 को जो भी पेशेंट्स आते हैं उसमें 1/3 जो पेशेंट्स होते हैं वो मेल ही ओनली उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है और 1/3 पेशेंट्स में फीमेल रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं और 1/3 पेशेंट्स वो होते हैं जिनमें कपल ही के प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी तरफ अभी आपने निशानदेही की कि वो एक पेज पे होते ही नहीं हैं और उनमें आपस में एक सॉर्ट ऑफ डिसहार्मनी होती है और उसकी वजह से हालांकि मेडिकली शायद कोई प्रॉब्लम एज सच ना हो। तो ये रीज़न। अच्छा, इसमें फिर आपका वही इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर तो आप एंड गुड लिसनर, तो आप पेशेंट जैसे ही आपकी क्लिनिक में वॉक इन करते हैं आप समझ जाते हैं कि इनके आपस के रिलेशनशिप कैसे हैं, किस स्टेज पे हैं, सोशो इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, एकेडमिक कितना गैप है, वो आप खुद ही समझ जाते हैं जैसे ही वो आपके सामने आके एक कपल जो आपके सामने बैठता है तो काफ़ी आपका आदि डायग्नोसिस हो जाता है, वहीं पे हो जाती है और फिर आप वहीं हिट करते हैं जहां आपको ज़रूरत होती है। मे बी शायद सिर्फ काउंसलिंग में ही काम हो जाए और द कपल एज फार एज यू टॉक्ड अबाउट हैप्पी एंडिंग और उसकी वो हैप्पी एंडिंग हो जाए सिर्फ काउंसलिंग से। ऐसा भी कई केसेस में इस तरह से भी हुआ है। सो ऑब्वियसली बाकी तो पैथोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर हाइपोगोनाडिज्म है मेल में या हाइपोपिट्यूटिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है या कोई मैकेनिकल रीजंस हैं कि स्पर्म बन ही नहीं रहे और अगर बन रहे हैं तो उसके डिलीवरी में जो है वो कहीं कोई फॉल्ट है, डिलीवरी भी अगर सही हो रही है तो स्पर्म की क्वालिटी जो है वो उसमें कहीं मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें हमें ये बड़ी काउंट करती हैं। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सबा अजीज़ बात कर रही हूँ। जी कहिए सबा। अच्छा, आज आपका टॉपिक जो है ये बहुत ही अच्छा है बेऔलाद जो लोग हैं उनके लिए, और मैं भी आपसे इसी टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। जी प्लीज़ कहिए। कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा। और मैं कंसीव करती हूँ लेकिन 2 हफ्ते बाद जो है ना मेरा एबॉर्शन की कंडीशन आ जाती है, एबॉर्शन हो जाता है मेरा। अच्छा, तो उसी सिलसिले में मुझे बात करनी थी। ओके राइट। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? आपने अपना एप्ला का टेस्ट करवाया है? जी टेस्ट में तो ओके ही है सब कुछ, वो कहते हैं ठीक है आपके टेस्ट बस अल्लाह ताला की तरफ से है कुछ। अच्छा चलें ठीक है, ओके हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी डॉक्टर। एक्चुअली लोग प्रेग्नेंट होने के लिए इतना कंसर्न होते हैं कि वो अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं और प्रेगनेंसी में कंसर्न हो जाते हैं। तो बेसिकली पहले आपको हेल्दी होना चाहिए, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह सब नॉर्मल हो।
पेशेंट हमारे पास आते हैं और ये सबसे पहले ये कहते हैं कि जी इतने सालों से बच्चा नहीं हुआ, और आपको जब हम बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम है लाइक पीसीओ है, एंडोमेट्रोसिस है, तो दे जस्ट वांट कि आप ट्रीटमेंट कौन से महीने से शुरू कर रही हैं बच्चा पैदा करने की। ये नहीं सोचते कि आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। तो अगर प्रॉब्लम आप नहीं सही करेंगे और बार बार कंसेप्शन की दवाओं का जाएंगे, जिस तरह हम कहते हैं कभी कभी क्लोमिड का हमारे यहाँ पे सामान हम देखते हैं कि जीपीज बहुत क्लोमिड दे रहे होते हैं जो कंसेप्शन के लिए यूज़ होती है, वो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 6 महीने का है, उससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, या अगर दे भी दें तो उसके रिस्पेक्टर्स होते हैं। सो अगर ऑलरेडी आप 6 महीने लेकर आ गई हैं और आपने अपनी कॉज को ट्रीट नहीं किया तो आप प्रेग्नेंट तो नहीं होंगी। तो ये एक वजह होती है कि लोगों का, जितने भी आपके पास जिस तरह कॉलर पहली भी आई, कि लोग इस बात पे स्ट्रेस ज़्यादा कर रहे होते हैं कि हमें मतलब बार बार प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, ज़ाया हो रही है, मगर कॉज नहीं रूल आउट कर रहे होते हैं। अगर प्रेगनेंसी आपको बार बार ज़ाया हो रही है तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे टेस्ट हैं। पेरेंट्स का कैरियोटाइप होगा, जो फीटस निकला है उसको बायोप्सी के लिए हम भेजेंगे। फिर थायराइड है, डायबिटीज़ है, कुछ और FSH, LH है, प्रोलैक्टिन है, ये सारे टेस्ट होंगे। सो विल ट्रीट द कॉज। लेकिन पेशेंट कॉज ट्रीट होने से पहले ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी में लेट डाउन कर जाती है। हाँ। तो ये वजह होती है कि रिकरेंट मिसकैरेजेस होते रहते हैं और तो आप ये कह रही हैं कि अगर एक मिसकैरेज है तो उसके बाद कम से कम 6 मंथ्स का गैप दें, उस वक्त रिलैक्स रहें, हेल्दी खाएं और अपने आप को थोड़ा सुकून में रखें, और उसके स्ट्रेस बाद ना लें, बिकॉज क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सारा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्शन में खेल ही हार्मोन्स का है। हम भी बेसिकली हार्मोन्स ही दे रहे होते हैं ताकि ये कंसीव कर जाएं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके खुद ही, अगर आप इस स्ट्रेस को निकाल के थोड़ा रिलैक्स होके अपने हार्मोन्स को नॉर्मल होने देंगी तो यू विल गेट प्रेग्नेंट योरसेल्फ। अच्छा, ओके। और अब फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी में एक हेल्दी मतलब साइंस क्या कहती है, कितना वो होना चाहिए, मतलब आप गैप करें, क्योंकि यहाँ तो आप देखें तो हालात ही बहुत बुरे हैं इस वक्त जो सामने नज़र आ रहे होते हैं। देखिए, अगर मदर हेल्दी है और तो हम गैप को कोई बहुत स्पेसिफाई, हम कहते हैं 3 साल का आप गैप दे दें। मगर जब सिजेरियन सेक्शन से एक लास्ट बेबी हुआ होता है और मदर में हमें कोई लगता है कि इतनी हेल्दी नहीं है, ऑलरेडी एनीमिक है, तो फिर हम कहते हैं कि एटलीस्ट 5 साल का आप गैप। ठीक है। देखिए, इस गैप का ये मतलब नहीं है कि अगर हम आपको बिल्कुल ये एक टाइम लाइन दे रहे हैं कि इससे पहले आपने प्रेग्नेंट ही नहीं होना है, पर ऑफ कोर्स यू नीड अ हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर। और फिर आपने बच्चे का हक है कि उसको माँ का दूध मिले, मदर फीड मिले, जो उसकी इम्यूनिटी को, उसको ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। तो वो भी एक प्रोसेस है जिससे माँ और बच्चा गुजर रहा होता है। तो इस चीज़ को उसको मशीन ना समझे, तो इसके बारे में पूरे डिपार्टमेंट से हमारे पास, पॉपुलेशन वेलफेयर जी, एंड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, PPH, लेकिन काम नहीं होता, खाली आप फंड्स ले रहे होते हैं, काम नहीं होता। और मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ इधर, मैं मतलब मेरे जहन में प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए हैं, कल ही उन्होंने ये मतलब एक बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। ही वाज सेइंग कि हैंडफुल लोग हैं जो जिनके पास सारे वसाइल हैं, ठीक है, और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि गरीबों का एक समंदर है, राइट, ठीक है। तो वही इसको हम कोरिलेट करेंगे विद द पॉपुलेशन। आप देखें, अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो 2000 गज के घर में रहते हैं, उनके साथ 1 या 2 बच्चे होंगे, ट्रू। लेकिन जो बेचारा झोंपड़ी में है, उस पे वो आप वाली बात कि वो गैप ही नहीं दे रहा, गैप ही नहीं दे रहा, तो फिर कैसे नहीं मिसकैरेजेस होंगे, कैसे नहीं स्टंट बच्चे पैदा होंगे, कैसे नहीं प्री मैच्योर चीज़ें होंगी, लो बर्थ वेट बच्चे होंगे। तो हमें इन चीज़ों पे भी हमें फोकस करना चाहिए। और फिर हम अनहेल्दी जो है ना, फिर हम अपनी नेशन को इस तरह से उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड योर फेवरेट सेगमेंट जिसमें आपके फेवरेट अपनी बेहतरीन और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ मौजूद होते हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड सना, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे बाय द वे आपके शो का नाम भी दी साहिर शो है ना? जी जी बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है। तो वो पहले मॉर्निंग शो तो मुस्कुराती मॉर्निंग है, लेकिन अभी जो लेट नाइट शो शुरू हो रहा है वो दी साहिर शो। ओह लवली, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो साहिर का शो भी आ रहा है, इसके अलावा साहिर की प्रोडक्ट्स जो हैं। अच्छा, मैं अभी ये सोच रही थी कि मुझे मना किया था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए मार्केटिंग नहीं कर रहा अपने शो की। अच्छा, वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। तो वो लेकिन ये है कि वो जाहिर है जब शुरू होगा तब होगा। इन्होंने डेट मुझे दी थी 1 रमज़ान की। अच्छा, तो मैंने कहा वही सही है यार,
उसी में हो जाना हाँ, चाहिए। ठीक है, तो हो अगर कोई आना चाहता है तो वो जरूर आ जाए। हाँ, मैं और marketing कुछ रहता है बोलने के लिए है, मैं इन्नी भी सिद्धि नहीं हूँ ना। अच्छा जी, तो प्लीज जरूर आइए और अपने साहिर से, अपने हीरो से जरूर But मिलिए। you're going to be a guest in my show, definitely. Late night Seriously? वाले। Yes, Oh. क्या मतलब है? I love to be. क्या मतलब है? क्या? You're going to play for people. आप लोगों के लिए खेलेंगी। इंशाल्लाह, Yeah, it's डन। going to be a very good show. बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। बड़ी बड़ी anyway, go on. ओके जी, go on. चले जी। और फिर जब बड़ी अच्छी और मज़ेदार बेहतरीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो वहीं पर जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, मैं भी सही ये सोच रही थी इसमें कितना टाइम हो गया अमोर को, ये कोविड में शुरू किया था ये ना, हमने 7 जुलाई 2020 को शुरू की थी। एंड अब जुलाई आने वाला है तो एनिवर्सरी भी आने वाली 1 है। year anniversary. 1 year एनिवर्सरी। 1 year anniversary. इंशाल्लाह ताला we have come a long way. पैकेजिंग चेंज हो गई है, इम्प्रूव प्रोडक्ट हो गई हैं, हमने इसकी एफिकेसी को बेहतर कर लिया और बेहतर कर लिया। अब हम और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। कुछ अर्से बाद हमारे टिंट्स वगैरह जो हैं वो भी आ जाएंगे और बाकी और भी चीज़ें आ रही हैं। आज पता नहीं क्या हो गया दोबारा से, सो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। बस जो बाल जैसे बन गए please माफ कर इंशाल्लाह। दीजिए। ये आप डेफिनेटली, आप लोगों ने अभी नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने इन पर कॉल करनी है, आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बता रही हूँ, लेकिन देखने वाले ये ज़रूर दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद आपको अमोर के स्टोर्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह, हर बड़े मॉल में जहाँ पर ये प्रोडक्ट मौजूद हो इंशाल्लाह 23 दिसंबर 2021 इज आवर प्लान। इंशाल्लाह। 23 दिसंबर 2021 को हम अपना पहला स्टोर इंशाल्लाह खोलेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें से अगर मैं पूछूं साहिर के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो सारी। साहिर सबसे पहले चूज करेंगे, पिक करेंगे सारे? सारी देखें, आई कांट पिक वन। मैंने जो शुरू किया था द कॉन्सेप्ट वाज हेयर का, बालों Hair का, का। ठीक है। मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये मैंने बाल जो बचाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बचाए हैं बिकॉज मैंने अमोर यूज किया। वेरी शाइनी मैं हेल्दी आपको हेयर सच बता रहा हूँ और मैं माशाल्लाह। आई स्वेयर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला शैम्पू इस्तेमाल किया आज। ये वाला शैम्पू, इसके अंदर इरत्ती आप देख सकते हैं, बिल्कुल हिल रहे हैं बाल ऐसे। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई है, सॉरी कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई है, कोई भी प्रोडक्ट सिवाय शैम्पू के कोई और इस्तेमाल नहीं हुई है प्रोडक्ट, कोई भी चीज़। इसका तो ये आप भी एक नहीं ऐड कि- बना लें और ये आप भी खुद नहीं- ऐसे ही बाल ये भी कीजिए नहीं, ये भी नहीं कि मैंने कोई थिकनिंग डाली हो या वॉल्यूम डाला हो। इसमें वॉल्यूम आ जाता है, खुद ब खुद थिकनिंग आ जाती है। अमूल ब्लू का शैम्पू है और इसके साथ साथ हमारा ये अमूल रेगुलर शैम्पू है। अच्छा, मर्द खवातीन दोनों इसको इस्तेमाल दोनों कर और सकते सबसे हैं। बड़ी बात ये PCSI सर्टिफाइड है और सबसे बड़ी बात ये इन शैम्पूज की है कि बालों को गिरने से पहली मर्तबा में ही रोक देते हैं। ओके। पहली मर्तबा एंड ये जस्ट सी द कलर और प्राइस। इसके अलावा इसका फैमिली पैक भी है। इसका फैमिली पैक भी है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इसके जो फैमिली पैक्स हैं वो बड़े कमाल हैं। मैं दोनों फैमिली पैक्स आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये फैमिली पैक आपको 3600 के मिलेंगे, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो ये 1200 का, सॉरी ये 1800 का, ये 1800 का है। तो ये आप दोनों 1800 में ले सकते हैं। ये आपने हफ्ते में 2 दिन लगाना है, ये आपने हफ्ते में 5 दिन लगाना है। इट इज़ रियली 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 गुड और बाल दोनों ही गिरने से रोक देगा। और सबसे बड़ी बात ये एंटी डैंड्रफ ये वाला शैम्पू ये दुनिया का वाहिद शैम्पू है जो डीप क्लेंजिंग होने के बावजूद भी वॉल्यूम देता है। मेरे ओके आप बाल राइट। देख तो सकते हैं। आप वैसे लेंगे तो एक आपको 36 का मिलेगा एंड थ्रू GTV अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको दो जो है फैमिली पैक्स वो 36 में मिल रहे हैं। Yes, और दो, अगर आप और आपने ये- दोनों को यूज करना है। अच्छा, right? ये जो आपका नॉर्मल शैम्पू है ये आपको 1200 का मिलेगा, ये भी और ये भी 1200 ईच का मिलेगा। ये भी। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि बिकॉज ऑफ, और आपकी GTV पे अनाउंस करना है कि आप अगर इनरोल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम पहली रमज़ान को एक ड्रॉ करने जा रहे हैं जहां पर हम देने जा रहे हैं iPhone 12 Pro। आईफोन देने जा रहे हैं, ईदी देने जा रहे हैं आप ईदी सब। देने जा रहे हैं हम। पहली रमजान को दे देंगे ये पहली Okay. रमजान। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपने 3500 की परचेस करनी है, 3500 की शॉपिंग करनी है और आपका ऑटोमेटिकली नाम उसमें डल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप ये दो बॉटल्स जो हैं शैम्पू की वो ऑर्डर करते हैं दैट प्राइस डल गया 36, तो आप जो है उस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे। आप चाहें तो एक भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप ये दोनों जो हैं वो सजेस्ट करें। एंड ऑयलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहते हैं ना ज़मीन को अगर खुराक नहीं मिलेगी तो फिर वो फले फूलेगी नहीं। तो इसीलिए ये साहिर के ऑयल भी मौजूद हैं अमोर के। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ड्रॉपर है, बस इसके ज़रिए आप थोड़ा सा ऑयल अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। वो लोग जिनके बालों को गिरने का प्रॉब्लम है, वो बाल जो गिरते हैं उनका प्रॉब्लम है, तो ये अमोर सिल्क ऑयल हमारे पास है। याद रखिए कि आपके बालों को घना करता है, चमकदार करता है, लंबा करता है और जल्दी करता है, ठीक है। फौरन करता है। अच्छा, ये मीडियम हेयर लॉस के लिए है। इसको आप इस शैम्पू के साथ यूज़ करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप इन दोनों को यूज़ करेंगे। आपने ये हफ्ते में 3 दिन लगाना है और 5वें दिन आपने इससे धो लेना है। 40 मिनट्स के लगाना है, उसके बाद धो लेना है। लेकिन फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि साहिर भाई बाल बचे ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही गिर रहे हैं, बालों की बहुत थिनिंग हो गई है, तो उसके लिए क्या करें?
तो उसके लिए आपने ये हमारा हेयर सीरम है, ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये इतने लोगों ने इसको यूज़ किया और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। फैसल काजी की स्टोरी है, फैसल काजी के बारे में सबको पता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इससे बेहतर सीरम नहीं मिल सकता। अगर आप बालों को बचाने जाते हैं, अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो आपके इतने पैसे लगते हैं, आप पीआरपी पे चले जाएं, आप ग्राफ्टिंग पे चले जाएं, आपके लाखों रुपए लग जाते हैं। और वैसे अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो मैं इसका यहाँ पर हल्फिया कह रहा हूँ कि मैंने एक गोली आती है और वो मैंने कोई तकरीबन 15 साल खाई है। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, ये तकरीबन 15-20 साल लगाई है। वो लाखों के हिसाब से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही 5000 के, लेकिन आपके शो पे हम 1800 का दे रहे हैं। 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये इतना लगता है। और ये आप अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लें और लगाने के बाद सुबह आप इसको इस शैम्पू के साथ धो लें। और ये डेली लगाना है? डेली आपको यूज और विदिन 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के अंदर, 2 हफ्ते में आपका रुआ आने लगेगा। 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके बाल जो हैं वो दोबारा से रीग्रो कर जाएंगे। कुछ लोगों को बियर्ड का भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा भी है, तो उसमें भी जो है वो अच्छा, ये मर्दों ख्वातीन सब में काम करता है, सब में काम करता है। अगर आप यहाँ लगा दें, यहाँ भी बाल आ जाएंगे और बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो इधर लगा लेंगे तो इधर भी बाल आ जाएंगे, मतलब हर जगह। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, ये 100% ऑर्गेनिक है, 100%। आपने रात को लगा लेना, सुबह उठ के आपने शैम्पू से धो लेना। मैं आपको बता दूं कि इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। राइट, तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप रूटीन में अपने यूज़ करने के लिए जो साहिर, ये जो अमोर का ये ऑयल है, आप इसको जो है स्टॉप हेयर ऑयल आप ये यूज़ करेंगे अपनी रूटीन में। अच्छा, बिकॉज बालों की तो बात हुई, वहीं पर स्किन केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीज़न ऐसे ही है जिसमें शायद बहुत ज़्यादा लोग जो है स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है या स्किन पीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका राइस स्क्रब जो है वो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। अगर आप राइस स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में ये दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि एक बार आपका इस्तेमाल करना बहुत शर्त है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है ये अमोर का राइस स्क्रब है, जो वनीला के एसेंस के साथ है। आपको उसमें वनीला की खुशबू आती है, आपने लगाना है, अच्छी तरह से आप मसाज करें। सिर्फ 30 सेकंड के लिए, आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। मैं हर रोज़ लगाता हूँ, लेकिन ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाने की जरूरत है। सिर्फ 2 बार लगाइए, इससे ज़्यादा ना लगाइए। और उसके बाद आप अप्लाई करें ये वाला सीरम। इट इज़ अनबिलीवेबल। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल है। मतलब अगर आप इसके साथ ये यूं लगा देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन। एंड दुनिया में आपको जो भी राइस की प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं, एंड इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। तो ये देख रहे हैं आप, बेहतरीन सा राइस सीरम है एंड स्क्रब है। और इसका पैकेज का प्राइस क्या है साहिर? अच्छा, अगर आप इसका पैकेज भी नहीं, अकेले अकेले भी ले सकते हैं। ये 1500 का ये है और राइस स्क्रब 1200 का है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जरा अगर स्मेल भी करें ना तो यू विल नो कि आप एक बार स्मेल कर लीजिए मेरे कहने से, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। सो गुड। वनीला, राइस एंड वनीला, राइस एंड। अच्छा, ये आपके चेहरे को लिफ्ट कर देगा, आपको बताएगा कि आप कितने हसीन हैं। आपको और इसमें आपको मैं दिखाकर आप देखें, इसमें भी ना पर्ल वाला लुक है। पर्ल इज देयर। पर्ल, और ये जो है ना वो आपको स्किन पे भी, यू कैन सी दिस, सी, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। तो ये आपने इसको हर चीज़ में साइड की पर्ल मौजूद है। सो ये बड़ी मोहब्बत से बनाई गई चीज़ें। और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है, जब प्रोडक्ट चल जाती है ना तो फिर कंपनी कहती है बस सही है, अब जो चीज़ें वैसे बनाते रहो। ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी ये लोग आते हैं ना, एवरी टाइम नई चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग चेंज होती है, प्रोडक्ट्स बेहतर हुई भी होती हैं। तो ये और इनकी टीम बाकमाल लोग हैं आप लोग। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये पिग्मा क्योर है। अच्छा, ये वो लोग जिनके चेहरे पे झाइयाँ हैं या टू टोनिंग स्किन है, या उसके क्लियर टोन नहीं है, उनकी क्लियर स्किन नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि उनके कुछ ऐसा हो गया कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, वो सिर्फ हमारे कहने से ये पिग्मा क्योर ले लें। इस तरह से ये ड्रॉपर के अंदर आती है और आप इसको लगाना शुरू करें। ये आपने रात को लगानी है और इसके बाद धूप में नहीं जाना। रात को लगा के धूप 20 मिनट्स के लिए इसको जज्ब होने दें, उसके बाद आप चूल्हे के पास भी जा सकते हैं। अच्छा, ये नाइट ट्रीटमेंट है? नाइट को आप लगा लें, आप देखिएगा कि आपकी झाइयाँ विदिन 4 वीक्स कम होने लगेंगी। देखिए, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है वो सालों चलता है और उसका इलाज नहीं हो पाता। अच्छा, क्योंकि बिकॉज इसको जिस तरह अभी आप दिखा रहे थे, तो आई फील लाइक कि जो जिस तरह से इसमें आई थिंक विटामिन सी, विटामिन ई की प्रोडक्ट्स यूज़ हुई हुई हैं, ये ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन, बल्कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी एजिंग फील होने लग जाती है।
है, स्किन लूज हो जाती है। सो जो भी इसमें प्रोडक्ट्स मैं पढ़ सकती हूँ, चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये आपकी स्किन को लिफ्टिंग भी देगा, बट इट्स अ नाइट ट्रीटमेंट, आपने इसको नाइट में यूज़ करना है। एंड डे के लिए सुबह उठ के साहिर के बहुत अच्छे अमोर के फेस वॉशेज़ हैं, वो भी प्लीज़ बताइए, एंड उसके देखिए, बाद मैं मॉर्निंग आप- ट्रीटमेंट बताइए। मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये फेस वॉशेस हैं, मैं फेस वॉश जब भी इस्तेमाल करता हूँ ना, मुझे लगता है बहुत बोरिंग है फेस वॉश। वो एक वाइट किस्म का निकल आया, क्लियर किस्म का निकल आया, आपको कुछ भी नहीं Clear फील हुआ। gels हैं, हाँ। क्लियर जेल। अच्छा, मैंने क्या किया, हमने क्या किया, देखिए व्हाइटनिंग का ये भी काम करता है और ब्राइटनिंग का काम करता है। ब्राइटनिंग टाइटनिंग का ये काम करता है। ये पर्ल है, इसको जब आप निकालेंगे तो इसमें वनीला की खुशबू है, वनीला चॉकलेट चोको की। आई मीन इट इज रियली गुड। आप लगाओगे ना, आपको लगेगा एकदम जाग गए आप, Fresh हो गया बहुत है। बहुत फ्रेश हो गया। अच्छा, ये आप दिन में लगा लीजिए, रात को सोने से पहले मेरे कहने से ना ये लगा लीजिएगा। इस नीम और मिंट इसके अंदर मिक्स है। इट इज अनबिलीवेबल। ये क्या करता है आपको, देखिए ये बहुत कलरफुल है। ये क्या करता क्या है, ये करता ये है कि आपके चेहरे से जो एक्नी के दाग हैं उनको खत्म कर देता है, एक्नी को प्रिवेंट करता है, और ये आपकी टाइट करता है स्किन को और ब्राइट करता है। तो दिस इज रियली 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 गुड। आप इनको सामने भी दिखा सकते हैं, अगर दिखा दें। ओके, दिस इज रियली सो गुड। आपने ये यूज़ करना है। एंड इसके साथ साथ जो है फेस वॉश के बाद जो चीज़ आपको एक मिरेकल और शाइनी लुक देगी, ये जो अगर मुझे कहा जाए कि इन सब में से कौन सी चीज़ में करनी है, तो मैं तो यही उठाती हूँ ना, हर औरत को वो देखिए, गोल्ड मैं पसंद आप- होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, 24 कैरेट इसका एक्चुअल Yes. गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड इसके अंदर है, ओरिजिनल। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तो I इसको can see लगाने से this. पहले ना Yes. एक काम करें, जब आप मंगवाएं ना, सिर्फ उसे स्मेल कर लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मुख्तलिफ ऑयल से मिलकर बना है, इजिप्शियन फार्मूला है। आप एक बार लगाइए, सुबह उठते ही लोग आपसे कहेंगे कि आपने अपनी स्किन पे कुछ डिफरेंट किया है। लुक्स ये so देखिए, beautiful. इसके अंदर एक्चुअली गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली ये आपको गोल्ड आपने नजर, अभी फौरन ऑर्डर करना है। ये बहुत ही, आपको शायद पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट मिले ही नहीं जो आपको मिलेगा। अमोर अच्छा, जो है वो अगर offer आप करे। इजाजत है मैं एक चीज शेयर करूं। जी, please. ऐसे ही एक प्रोडक्ट है जो एक बहुत बड़े ब्रांड की है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका $197 का टैग है और उसकी एफिकेसी इससे कम है। सेम फार्मूला, हमारा फार्मूला ज़्यादा बेहतर है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑयल्स की ज़्यादा बेहतर है, और उसका फार्मूला जो है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए नहीं है। ओके, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए। सो Right. दिस इज रियली 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 गुड। वो 197 का है, ये 5000 का है, लेकिन आज अगर अभी ऑर्डर करते हैं, आपके शो पे ऑर्डर करते हैं, तो 1800 का। ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर 1800। आप प्लीज़ इसको ऑर्डर कर दीजिए, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। सिर्फ गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज़ को भी ज़रूरत होती है कि उनकी स्किन अच्छी रहे, हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चर रहे। तो आप ये सीरम जो है ये आप सब लगा सकते हैं, इसके बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये साहिर की एक बड़ी अमोर की बाकमाल प्रोडक्ट है। इस क्रीम के बारे में भी बताइएगा, जिस देखिए, प्लैटिनम ये तो गोल्ड। प्लैटिनम गोल्ड तो हमारी शुरू की, ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट थी। पहला हमारा शैम्पू था, दूसरी हमारी प्लैटिनम गोल्ड थी। और ये मैं आपको बता दूं, दिस हैज कम अ लॉन्ग वे, दिस क्रीम हैज कम अ लॉन्ग वे। ये हमारा बेस्ट सेलर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम, आपको इससे बेहतर क्रीम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकेगी। ये आपके रंग को बेहतर करती है, आपकी स्किन को इवन करती है, मखमली करती है आपकी स्किन को। सबसे बड़ी बात ये लिफ्ट देती है, और 30 सेकंड्स में रंग में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर कोई मरकरी शामिल नहीं है, कोई कुछ शामिल नहीं है। ये 100% नेचुरल है। सबसे बड़ी बात ये PCSIR सर्टिफाइड है। तो ये Right. हर किस्म की स्किन के लिए है। आप बॉटल देख सकते हैं कि बॉटल कितनी हसीन है। इसको आप जहाँ पर भी रखेंगे ये रखी हुई नजर आती है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप ये ले लीजिए, जब आपके घर में ये आए तो आप खुद एक दूसरे कमरे में चले जाएं। 30 सेकंड्स के लिए ये आपने यहाँ से यहाँ तक लगाना, बहुत थोड़ी मिकदार में। और इसके बाद जो आपके घर में आता है ना, ये जो आपके घर में है, उसके सामने आप चले जाए या चली जाए। उसके बाद उनके कमेंट सुनिए कि क्या होता है। इतना आपको ये चेंज फील होगा ऑफ इसका। कोर्स डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत मिले। हमने इसके डेमो भी किए हैं। मैं आज हम नहीं डेमो करे, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो 10-30 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 10 सेकंड के अंदर आपको डिफरेंस फील हो जाता है। डेफिनेटली, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ना, क्योंकि इसमें भी जो इन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है, ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने लगा लिया और वो आपको सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आपको ग्लो देता है। ये आपकी स्किन को भी रिपेयर करेगा, एंड जिससे आपको फिर एक नेचुरल लुक मिलेगा। अच्छा, बिकॉज थोड़ा सा मेकअप भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, कि आप कह रहे हो आप बाहर जा रहे हो, आपने अपनी स्किन को नॉर्मल करना है, तो उसके लिए शाहिर की ये अमोर की बीबी क्रीम भी मौजूद है। अच्छा, ये देखिए, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि बीबी क्रीम है हमारे पास। हमने फ़र्ज़ करें कि अच्छा, ये सबसे बड़ी बात जो इस बीबी क्रीम की है, जो मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा ले लिए। Yes. बहुत ज़्यादा ले लिए मैंने। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए मैंने हटा दिया। अब ये इतना सा बचा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा बचा है। इस क्रीम की सबसे ख़ास बात क्या है, ये किसी भी स्किन पे लग जाए उस स्किन का हिस्सा बन जाती है। अब आप ये देखिएगा, ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये इसका अगर कलर नहीं भी है तो देखिएगा, आप खुद देखते रहिएगा, ये इसका हिस्सा बन जाती है। कहीं से आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये मैंने आपके सामने किया है, देखिए।
अच्छा, ये मैं आपको इसका एक और इत्तेफाक बताती हूँ, ये मेरी वैनिटी में है। Okay. और उस दिन किसी ने निकाला, उन्होंने कहा ये कलर ये तो मेरे स्किन पे नहीं जाएगा। मैंने कहा जस्ट ट्राई इसको ट्राई करो। तो वो जब ट्राई किया उसके बाद कहने लगी वाओ ये तो बिल्कुल नो मेकअप वाला लुक है। मैंने कहा यस दिस इज़ नो मेकअप लुक, लेकिन ये आपकी स्किन को इवन कर देती है, एक वन लुक देती है। सो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, आप टी पार्टी में जा रहे हैं, इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप भी करना है तो आप इसका बीबी जो है, बीबी क्रीम को आप प्रॉपर अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा लुक देगी। इसका प्राइस क्या है साहिब? सॉरी, ये वैसे अगर आप लेते हैं तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1500 का है। ये 1500 का है, 1500 ओके। का। और ये बहुत अरसा चलेगा आराम से। नहीं, ये तो आराम से साल 1.5 साल आपका निकाल देगा। Yes, बहुत आराम के हम साथ। डेली यूज करते हैं तो भी हमारी प्रोडक्ट्स नहीं खत्म होती, क्योंकि आपने बहुत हल्की प्रोडक्ट जो है वो अपने इसकी यूज अच्छा, और करनी सबसे है। बड़ी बात ये अगेन PCSI सर्टिफाइड। कोई प्रोडक्ट हम बगैर सर्टिफिकेशन के नहीं दे रहे हैं। सो PCSI इज सर्टिफाइड। ओके, तो लवली। इसमें इट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, सारी स्किन के लिए है। कोई आपको एक्ने शेक्ने की शिकायत नहीं होती, बल्कि ये है तो बीबी क्रीम, लेकिन ये फाउंडेशन से बेहतर कवरेज देती है। यस, एंड सबसे आप बड़ी ये बात देख का सकती लाइट हैं, लगाना। ये देख सकती हैं, ये बिल्कुल इवन है। आप ये देख सकती हैं कि ये मैंने यहाँ पर भी कोई कलर का डिफरेंस नहीं है। उसने आपकी स्किन को स्मूथ कर दिया, बस, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड क्योंकि अक्सर हमें मास्क की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि कलर्स पे ये लोग बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना उन चीज़ों पे। तो ये गोल्डन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिल्वर मास्क। अच्छा, सिल्वर मास्क क्या होता है? सिल्वर को याद रखिएगा, जब भी आप सिल्वर मास्क की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सिल्वर करता क्या है। सिल्वर बहुत सारी चीजें करता है। सिल्वर आपके पोर को टाइट करता है, आपके पोर को क्लीन करता है, साथ साथ सिल्वर आपको एक ऐसा ग्लो देता है जो किसी भी सूरत आप नहीं ले सकते। सिल्वर गिव्स यू एन अमेजिंग फिनिश। ये वो मास्क है कि अगर आप दिन में लगाते हैं तो 3 दिन तक 4 दिन तक आपका चेहरा जो है वो इसी तरह से रहता अच्छा, है। ये प्रोडक्ट आप लोगों ने पहले भी ऑर्डर की होगी, लेकिन अब ये नई पैकेजिंग के साथ आई है और प्रोडक्ट भी और बेहतर हुई होगी। लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत अच्छा सा आपने इसको लगा के, एंड ये पील ऑफ मास्क है, पील ऑफ, दोनों पील ऑफ। ओके, आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट है, कुछ अर्से पहले इन्होंने लॉन्च किया, मैं चाहूँगी शायद इसके बारे में भी आप बता दीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये विटामिन सी सीरम है। yes, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ कि विटामिन सी सीरम आप लगा लीजिए, और आपने दुनिया में इससे बेहतर सीरम कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। विटामिन सी आपको पता है, अगर इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपको फिर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा लेके ये लगा रहा हूँ, बहुत जल्दी जज्ब हो जाती है। ये आपकी स्किन को एक हैरत अंगेज़ लिफ्ट देती है, कमाल किस्म की ब्राइटनिंग देती है। सबसे बड़ी बात ये हाइड्रेट रखती है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और स्किन के लिए बहुत एसेंशियल होता है। इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में आपको फिर दुनिया में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिन में आप ये इस्तेमाल करें, रात में सोते वक्त 3 से 4 कतरे आप इसके लगा लीजिए, और सुबह उठ के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। ज़बरदस्त। एंड जस्ट सी द कलर ऑफ बॉटल, पैकेजिंग, इट्स सो गुड। ये आपके ड्रेसिंग टेबल पर भी रखी हुई जो है चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। सो डू ऑर्डर, नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप 3500 रुपीज़ का ऑर्डर करते हैं तो आपको लकी ड्रॉ में भी शामिल कर दिया जाएगा और आपको मिलेगा iPhone 12 Pro, आपको ईदी मिलेगी अवार्ड की तरफ से। परसोर मिलेगी। एंड अगर कोई भी क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पर बैठे हुए जो भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं वो आपको बाकायदा गाइड भी करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। सो गुड लक साहिर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अमोर ऐसे ही तरक्की करते रहे, हम सबकी दुआएं बहुत बहुत आप लोगों के साथ हैं। सो इजाज़त लेंगे, मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।